हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी अपना टाइम टेबल है जो जारी कर दिया गया। और लगभग बात करूं मैं सभी यूनिवर्सिटी की, तो सभी यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल है जो जारी कर दिया गया। तो ऐसे में आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है। तो ऐसे में आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देवे। तो मैं आप सभी को बता दूं, अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक क्विज चलाई जा रही है, जिसमें आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इन क्वेश्चनों से बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। तो आप सभी वीडियो को पैसेंस बनाकर देखिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर, जो कि आप सभी को पता होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी है, आणविक जैविकी एंड जैव प्रौद्योगिकी। तो इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम में पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का ही रहता है। तो इसकी वजह से आज की जो ये वीडियो है वो शॉर्ट क्वेश्चनों की है। आप यदि शॉर्ट क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सोल्व कर देते हो तो आपका जो पासिंग मार्क है वो इन्हीं से ही क्लियर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पूर्ण सशक्तता सिद्धांत किसने बताया। अब आप सभी को पता होगा, पूर्ण सशक्तता सिद्धांत स्लीडन एवं सवान ने बताया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप इसके साथ साथ पूर्ण सशक्तता सिद्धांत है इसको भी आप क्लियर कर लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, आपके चैनल साइंस फाउंडेशन पर जो पिछली क्लासेज है उनको आप एक बार चेक करिएगा। उनमें आप सभी को जो बोर्ड पर क्लासेज है उनमें इन क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लाइसिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, खंडों का आपस में जुड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो यूकोरियोटिक जीव होते हैं उसमें लंबे आकार के नॉन कोडिंग जीन इंट्रोन को कट करके बचे कोडिंग व सक्रिय जीन युक्त एक्सोन को संलग्न करके एमआरएनए तैयार किया जाता है, जो प्रोटीन के लिए कोड का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सूक्ष्म प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना एंड इसको तो आप इसी वीडियो में क्लियर कर लेना। सूक्ष्म प्रवर्धन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पादप के कायिक भागों के छोटे कर्तकतों एक्सप्लेंट्स को संवर्धन माध्यम पर उगाकर पादप तैयार किए जाते हैं। यह पूर्ण रूप से जनक पादपों के समान होते हैं और इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है यह परिभाषा, तो इसकी वजह से आपको इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहकों की दो अनिवार्य लक्षण बताइए। जो वाहक होते हैं उनके दो अनिवार्य लक्षण, अर्थात अनिवार्य का मतलब यहाँ पर है मतलब कंपलसरी आपको वाहकों में ऐसा लक्षण जो देखने को मिलता है। तो इसमें आपको दो लक्षण बताने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, एक ही पोषक कोशिका के अंदर निवेशित डीएनए सहित इसमें स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब एक ही पोषक कोशिका के अंदर निवेशित डीएनए सहित इसमें स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता होनी चाहिए। यह तो इसका पहला लक्षण हो गया। अगला देखिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और इजी क्वेश्चन है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। जब भी ये शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप इसका जो रिलेशन है वो आप किससे करेंगे, डीएनए से। क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होती है, डीएनए के नवनिर्मित खंडों को ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। तो काफ़ी इजी परिभाषा है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य संगठन के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम बताइए। तो इसमें है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड अगला है PEG कैल्शियम आयन पॉलीवाइनल एल्कोहल। तो जीव द्रव्य संगठन के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको सोडियम नाइट्रेट, PEG कैल्शियम आयन एंड पॉलीवाइनल एल्कोहल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
घट संवर्धन क्या है? घट संवर्धन क्या है? तो इसको देखिए, ठोस अथवा अर्ध ठोस माध्यम पर कर्तोतक से असंगठित व अविभेदित प्रचुरोद्भवन ऊतक या कैलस के विकास को कैलस संवर्धन या कैलस कल्चर कहा जाता है। फिर से देखिए, घट संवर्धन क्या है? ठोस अथवा अर्ध ठोस माध्यम पर कर्तोतक से असंगठित व अविभेदित प्रचुरोद्भवन ऊतक या कैलस के विकास को कैलस संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहल निलंबन संवर्धन की दो उपयोगिताएं बताइए। सहल निलंबन संवर्धन की दो उपयोगिता बतानी है आपको। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है तरल पोष माध्यम में उपस्थित कोशिकाओं की कार्य की जैव रासायनिकी तथा उपापचय घटनाओं को समझाना व उनका अध्ययन करना आसान होता है। सहल निलंबन संवर्धन के माध्यम से तरल पोष माध्यम में उपस्थित कोशिका होती है, उनकी कार्य फंक्शन एंड जैव रासायनिकी जो उनमें उपापचय प्रोसेस होती है, घटना होती है, उनको समझाना इसके माध्यम से क्या होता है? आसान होता है। सेकंड देखिए, द्वितीय उपापचय का उत्पादन किया जा सकता है। इससे जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है उसका भी उत्पादन यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सिद्धांत क्या है? केंद्रीय सिद्धांत क्या है? इसको देखिए, आनुवांशिक सूचना डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन तक एक ही दिशा में संचरित होती है, इसी को केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कोई भी, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कोई भी जैसे केंद्रीय सिद्धांत का अंतर्गत क्या होता है, कोई भी जैसे आनुवांशिक सूचना होती है तो उसको क्या है, डीएनए से वो किस में स्थानांतरण हो जाती है? आरएनए। तो आरएनए से प्रोटीन तक वो मतलब एक ही दिशा में संचरित होती रहती है, उनका जो क्रम है वो एक ही दिशा में चलता रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड एवं हाइब्रिड के बीच में अंतर बताओ। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड एवं हाइब्रिड के बीच में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। फर्स्ट देखिए, यदि दो जातियों के बीच संकरण होता है तो संतति हाइब्रिड कहलाती है। फिर से देखिए, यदि दो जातियों के बीच में क्या होता है? क्रॉस होता है, संकरण होता है, तो इससे प्राप्त संतति क्या होती है? हाइब्रिड कहलाती है। जबकि दो जातियों के केवल कोशिका द्रव्य संयुक्त होते हैं तो वह उत्पाद संतति हाइब्रिड कहलाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है एंड इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसीआर तकनीकी के आविष्कार कौन है? पीसीआर तकनीकी के आविष्कारक कौन है? तो इसका तो आपको एक वर्ड में याद रखना है, कैरी मुलिस ओरेन 1995। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए के प्रकार का नाम बताइए जिसके अंदर अस्वाभाविक प्यूरिन्स व पिरामिडिन्स पाए जाते हैं। आरएनए के प्रकार का आपको नाम बताना है जिसके अंदर अस्वाभाविक प्यूरिन्स व पिरामिडिन्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है? प्यूरिन्स व पिरामिडिन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ की उत्परिवर्तनीयता प्रकृति का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए, इकोटॉक्सिकोलॉजी टेस्ट। इकोटॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के अंतर्गत किसी भी पदार्थ की उत्परिवर्तनीयता प्रकृति जो उसकी नेचर होती है उसका परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएपीडी को परिभाषित कीजिए। तो आरएपीडी का सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। आरएपीडी की जो फुल फॉर्म है वो होती है रैंडम एम्प्लाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, अर्थात हिंदी में बोले तो यादृच्छिक आवर्धिक बहुरूपी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी टर्मिनेशन क्या होते हैं? एंटी टर्मिनेशन क्या होते हैं? तो इसका आंसर देखिए, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज कुछ अनुलेखनकारी टर्मिनेशन सिग्नल को अनदेखा कर देती है तथा इनके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का उपयोग करके दीर्घित सूचना होती है उसको एमआरएनए अनुलेखन पार कराते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिसमापन कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतही निर्जमीकरण में प्रयुक्त दो रसायनों के नाम बताइए। सतही निर्जमीकरण में प्रयुक्त दो रसायन जिनका आपको नाम बताना है, तो फर्स्ट हो गया इथिलीन ऑक्साइड एंड सेकंड हो गया फॉर्मएल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। PBR 322 के अंदर PBR का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, PBR में P का मतलब हो गया है यहाँ प्लाज्मिड के लिए, और B क्या है, वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको खोजा था। तो B वैज्ञानिक बोलव्यूलर तथा R रोड्रिगेज वैज्ञानिक के लिए यहाँ इसमें प्रयुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव जीनोम के अनुक्रमण के लिए किस वाहक का उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर देखिए आप, यिस्ट कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वाहक अर्थात VAC, यिस्ट कृत्रिम गुणसूत्र वाहक क्लोनिंग वाहक जो है इसका इसमें क्या किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बहुविकल्पी लघुत्रात्मक प्रश्नों के आंसर आपको बताना है। तो इसमें देखिए फिर से रिपीट हो गया केंद्रीय सिद्धांत। अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपको इसमें इसी वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया है। इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीय सिद्धांत के मतलब कि कोई भी जो आनुवंशिक सूचना होती है उसका DNA से RNA में, RNA से फिर उसका प्रोटीन में, मतलब एक ही दिशा में उसका लगातार जो संचरण होता है उसी को ही केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिंग क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, एक मिथाइलेट गुआनोसिन के कैप 7 मिथाई गुनोसिन का प्राथमिक जो ट्रांसक्रिप्ट HNRNA के 5 श्रेणी से जुड़ना क्या कहलाता है, कैपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कोड की परिभाषा दीजिए। तो इसको देखिए, आनुवंशिक कोड DNA में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम या इसके mRNA ट्रांसक्रिप्ट एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के अनुक्रम के मध्य एक संबंध है जिसे कोई आनुवंशिक कोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोस्फेट वाहकों को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, फोस्फेट ऐसे प्लाज्मिड होते हैं। अब देखिए फोस्फेट क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मिड है। तो फोस्फेट ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनमें प्रतिकृति का उद्गम स्थल जीवाणुभोजी जैसे F1 के एक सूत्रों के अनुसार होता है। ये क्या होता है, फोस्फेट वाहक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें देखिए जीवाणुभोजी क्या होती है, जीवाणुभोजी अर्थात इसे बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है, जो जीवाणु का भक्षण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलिंड्रोम क्या है? ये DNA अणु के दोनों स्ट्रैंडों में न्यूक्लियोटाइड्स के संपूरक अनुक्रम है जो दोनों स्ट्रैंडों में 5 से 3 दिशा में ही उसका अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइब्रिड की परिभाषा दीजिए। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब दो अलग अलग जातियों के मध्य क्रॉस कराए जाते हैं तो इसे कहा जाता है हाइब्रिड। एंड जब दो जातियों की प्रोटोप्लास्ट अर्थात उसका जो जीवद्रव्य है कि केवल कोशिका द्रव्य के संयुक्त उनके जो जीवद्रव्य है इनको आपस में मिलाया जाता है तो इसका जो उत्पाद होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सशक्तता की परिभाषा दीजिए। कोशिका में उसी जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहा जाता है, पूर्ण सशक्तता कहलाती है। अर्थात कोई भी सेल्स है उसमें जीव के अनुसार जो उसके सभी लक्षण हैं उसको उत्पन्न करने की कोशिका की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसे ही पूर्ण सशक्तता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप ऊतक संवर्धन के आविष्कारक कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, हेबरलैंड इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है DNA पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR तकनीकी किसने विकसित की? तो मैंने अभी अभी बताया है, PCR तकनीकी है वो केरी मुलिस ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जमीकरण के 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो फर्स्ट तो मैं बात करूँगा यहाँ पर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, एंड सेकंड है ड्राइंग, शुष्कीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा
दीजिए। तो इसका आंसर देखिए, सूक्ष्म जीवों, जंतु एवं पादप कोशिका अथवा उनके अवयव के नियंत्रण उपभोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संरचना विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि किन किन स्टूडेंट को ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से आता है। तो आप सभी एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इनको आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।